हेलो स्टूडेंट, स्वागत है लर्न केमिस्ट्री में और मैं हूं आपकी एजुकेटर डॉक्टर अनुपम सिंह। हम डिस्कस कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स। और केमिकल काइनेटिक्स की जो प्रीवियस वीडियो थी बेटा, हमने उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की हैं, जैसे रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, रेट लो एक्सप्रेशन कैसे लिखना है किसी भी रिएक्शन के लिए। तो ये सब हम प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर चैनल पर उन वीडियो को देख लें, लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। उसके साथ ही अब हम आगे ऑर्डर की ही बात करेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम, जब हमें ऑर्डर निकालना है किसी रिएक्शन का और हमें कोई डेटा गिवन है तो हम कैसे निकालते हैं। उससे पहले हम एक और इम्पॉर्टेंट टर्म को डिस्कस करेंगे, दैट इज मॉलिक्यूलैरिटी। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी में कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है कि जो ऑर्डर है वही मॉलिक्यूलैरिटी है, जो मॉलिक्यूलैरिटी है रिएक्शन की वही ऑर्डर है। दोनों चीजें अलग अलग हैं। पहले हम बात मॉलिक्यूलैरिटी की करते हैं। देखिए, जो मॉलिक्यूलैरिटी है वो क्या होती है। जब भी कोई रिएक्शन होगी तो उसमें कोई रिएक्टिंग स्पीसीज होगा, या तो एटम कर रहे होंगे रिएक्ट, या कोई आयन कर रहे होंगे रिएक्ट, या कोई मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे होंगे। तो जब ये रिएक्टिंग स्पीसीज आपस में रिएक्ट करती है, कैसे करती हैं, आपस में टकराती हैं। रिएक्शन के बारे में एक थ्योरी दे रखी है, दैट इज कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी क्या कहती है कि टक्कर होती है एटम्स की, आयंस की या मॉलिक्यूल की, और जो इफेक्टिव टक्कर होती है ना, जो बहुत अच्छी टक्कर होती है ना, उन्हीं से प्रोडक्ट बनते हैं। ये होती है हमारी कोलिजन थ्योरी। तो कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज हैं जो कि एलिमेंट्री रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही हैं, वो साइमल्टेनियसली कोलाइड करती हैं। उन्हीं नंबर को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन कहते हैं। कंफ्यूज हो गए, समझ नहीं आई बात? देखो, एक एलिमेंट्री रिएक्शन है जहां ए बी से रिएक्ट कर रहा है, यानी कि ए और बी आपस में टकरा रहे हैं, एक साथ इनकी टक्कर हुई, इफेक्टिव टक्कर हुई, कोलाइड करे और इन्होंने एक प्रोडक्ट बना दिया। तो इस रिएक्शन में जब ये टकरा कर प्रोडक्ट बना रहे हैं तो जो नंबर ऑफ आयंस, मॉलिक्यूल्स या एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके जो नंबर का सम है, दैट इज द मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन। तो यहाँ मॉलिक्यूलैरिटी 2 होगी, एक ए का आयन और एक बी का आयन, या एक ए का एटम या एक बी का एटम, या फिर एक ए का मॉलिक्यूल और बी का मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं और प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये जो मॉलिक्यूलैरिटी है इस रिएक्शन की वो 2 है, लेकिन शर्त यह है कि दिस रिएक्शन शुड बी एलिमेंट्री रिएक्शन। दिस रिएक्शन शुड बी एलिमेंट्री रिएक्शन। क्या होती है एलिमेंट्री रिएक्शन मैम, ये तो बता दो पहले। बिल्कुल, एलिमेंट्री रिएक्शन की बात करते हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो कि एक ही स्टेप में होती है बेटा, एक ही स्टेप में होती है, सिंगल स्टेप में टक्कर हुई, प्रोडक्ट बन गया। उनको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शंस कहते हैं। जैसे Br2, Br2 2Br में कन्वर्ट हो रहा है, Br2 का डिसोसिएशन हो रहा है। Br2 क्या हो रहा है, Br2 का डिसोसिएशन हो रहा है। Br2 गैस 2 Br एटम में टूट रही है। तो ये जो रिएक्शन है हमें दिया हुआ है, हमें पता है, हमें ना एग्जाम में दे रखा है कि इसके सामने ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है तो इसमें जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्टिंग स्पीसीज के पार्टिसिपेट कर रहे हैं वही इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी होगी। इट मीन्स इट इज अ यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। इट इज अ यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन बिकॉज मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ दिस रिएक्शन इज 1। क्लियर हो गया, ये बात समझ में आ गई? ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। H2 गैस प्लस I2 गैस गिव्स 2HI गैस। ये कहा है हमें कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, दिस इज ऑल्सो एलिमेंट्री रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल आयोडीन के एक मॉलिक्यूल के साथ टकराया, इफेक्टिव कोलिजन हुई और प्रोडक्ट में HI बन गया। तो ये जो रिएक्टिंग स्पीसीज हैं, कितनी रिएक्टिंग स्पीसीज हैं, 2। तो ये कैसी रिएक्शन हुई, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन हुई, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन हुई। इट इज अ बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो मॉलिक्यूलैरिटी समझ में आ गई। मॉलिक्यूलैरिटी क्या होगी, मॉलिक्यूलैरिटी वो होगी कि जितने मॉलिक्यूल टकराएंगे, जितने आयन टकराएंगे, जितने एटम टकराएंगे और टकराकर प्रोडक्ट बनाएंगे किसी एलिमेंट्री रिएक्शन में, दिस इज द मॉलिक्यूलैरिटी। मॉलिक्यूलैरिटी के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखेंगे, किसी एक्सपेरिमेंट से हम इसको नहीं निकालते, कोई हमें डेटा नहीं दे रखा होता। इट इज ए थियोरेटिकल कंसेप्ट। पहली बात, इट इज ए थियोरेटिकल कंसेप्ट। जैसे कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है वो एक्सपेरिमेंटल डेटा से हमें निकालना होता है।
अपने मन से हम नहीं बता सकते कि इस रिएक्शन का ऑर्डर, मैं देख के नहीं बता सकती कि इस रिएक्शन का ऑर्डर 2 होगा या इस रिएक्शन का ऑर्डर 1 होगा, जी नहीं, वो डेटा के बेस पर ही हम बता सकते हैं। लेकिन जो मॉलिक्यूलरिटी है हम एलिमेंट्री रिएक्शन की देखकर बता सकते हैं। इट इज अ थियोरेटिकल कंसेप्ट, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी, जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में। दूसरा, हमने कहा था कि जो ऑर्डर है वो 0 भी हो सकता है, वो कोई इंटीजर भी हो सकता है, वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है सॉरी। लेकिन जो मॉलिक्यूलरिटी है, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, इट कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, इट कैन नॉट बी 0। अरे भाई, आधा एटम थोड़ा ही रिएक्ट करेगा या 0 एटम टकराएगा तो कैसे प्रोडक्ट बनेगा, या नेगेटिव में कोई एटम कोई टकराता है क्या? ठीक है, पूरा एक एटम पूरा दूसरे एटम के साथ टकराएगा तभी तो रिएक्शन होगी। तो मॉलिक्यूलरिटी नेवर बी नेगेटिव, 0, फ्रैक्शनल, हमेशा एक होल नंबर होगा। ठीक है, कभी भी ये इनफाइनाइट नहीं हो सकती, मॉलिक्यूलरिटी कैन नेवर बी, जबकि जो ऑर्डर है वो इनफाइनाइट हो सकता है। ठीक है, ये बात समझ गई, इट कैन नेवर बी इनफाइनाइट। ठीक है, तो और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है, स्टार लगा ले, जो मॉलिक्यूलरिटी है वो लेस देन और इक्वल टू 3 होती है। मॉलिक्यूलरिटी विल बी लेस देन और 3 फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन हो, या तो एलिमेंट्री रिएक्शन हो या कॉम्प्लेक्स, कोई सी भी रिएक्शन हो, 3 से ज्यादा मॉलिक्यूलरिटी नहीं हो सकती, ये भी याद रखेंगे, या तो 3 होगी या 3 से कम होगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा हमने ये माना है कि बेटा अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी जो इफेक्टिव कोलिजन है वो 3 एटम से ज्यादा के एटम आपस में टकराकर एक इफेक्टिव कोलिजन नहीं करेंगे, एक प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे। तो अगर आपके रिएक्टेंट 3, 4, 5 आपको रिएक्शन में दिखाई दे रहे हैं, इट मीन्स वो रिएक्शन एलिमेंट्री नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। अभी पैनिक मत हो, एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स में मैं इनको डिटेल में समझाऊंगी, आप अभी ये समझ लें। सिंगल स्टेप बताया ना मैंने, एलिमेंट्री रिएक्शन इज अ सिंगल स्टेप, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो कई स्टेप में होगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो जो एलिमेंट्री रिएक्शन हो या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो, मॉलिक्यूलरिटी कभी भी 3 से ज्यादा नहीं होगी, ये याद रखें। ऑर्डर हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। तो क्या होता है, हमें ये पता चला है कोलिजन थ्योरी से कि 3 से ज्यादा एटम आपस में टक्कर नहीं कर सकते। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है, यहाँ पे जो थ्योरी का या जो कोलिजन का जो इफेक्ट देखा हुआ है उसको हम देख सकते हैं कि जैसे किसी रोड पर अगर एक्सीडेंट हो रहा है, कारें आपस में टकरा रही होती हैं, 3 से ज्यादा व्हीकल आपस में टकराएं, ऐसा बहुत रेयर होता है, ऐसा बहुत रेयर देखने को मिलता है। अधिकतर टक्कर 2 की होती है आपस में या मैक्सिमम 3 की होती है। 3 से ज्यादा टकराने की जो कंडीशंस होती है बहुत रेयर होती है। इसी तरह यहाँ पर भी टक्कर ही हो रही है ना, मॉलिक्यूल टकरा कर ही आपस में प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि 3 से ज्यादा मॉलिक्यूलरिटी नहीं हो सकती। क्लियर है, यहाँ तक ये बात समझ में आ गई। अब जो आपकी एक सुई अटकी हुई है कि मैम ये एलिमेंट्री और ये बार बार कॉम्प्लेक्स का जो आप जिक्र कर रहे हो, इसको थोड़ा और अच्छे से बताओ, चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। देखो, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एलिमेंट्री रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है ना। रिएक्शन जो है हमारी, उनको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। एक हमने कहा एलिमेंट्री रिएक्शन, है ना, दिया होगा आपको ना, वहां पे लिखा होगा कि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है या ये एलिमेंट्री रिएक्शन है या ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ये गिवन होगा आपको। और एक होती है हमारी ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, तो एलिमेंट्री रिएक्शन क्या हुई? सिंगल स्टेप रिएक्शन, एक रिएक्शन में कंप्लीट, एक स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो गई। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। दूसरी बात, दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे कोई भी इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता। यहाँ पे एक ही रिएक्टेंट डायरेक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। जब रिएक्टेंट डायरेक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो कोई इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता। विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई
किसी भी जब इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा तो रिएक्शन कई स्टेप में होगी ना, पहले ए से बी बनेगा, बी से सी बनेगा, सी से डी बनेगा, फिर डी से डिजायर्ड प्रोडक्ट बनेगा, तो कई स्टेप में रिएक्शन हो रही है, ठीक है। और सीधा देखो, मुझे ए से सी बनाना है, अगर एक ही स्टेप में हो गया दिस इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, लेकिन ए से बी बना, बी से डी बना, डी से सी बना, अब ये क्या हुआ, अब ये प्रोडक्ट में सी बनाना था ना मुझे, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, दीज आर इंटरमीडिएट। क्लियर हो रही है बात, समझ में आ रही है। अब अगर एक ही बार में रिएक्टेंट सीधा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, दैट रिएक्शन इज एलिमेंट्री रिएक्शन, कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बना। लेकिन अगर रिएक्शन रुक रुक के, मतलब रुक रुक के इन द सेंस कि पहले एक इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हुआ, फिर किसी और में कन्वर्ट हुआ, फिर फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसे कहते हैं मल्टी स्टेप रिएक्शन या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। आप यहां से चले, है ना, और सीधे अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, घर से उतरे, गाड़ी में बैठे, सीधे अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, या फिर आपने यहाँ से फ्लाइट ली, दिल्ली से आपको गोवा जाना, आप सीधा गोवा चले गए। लेकिन अब अगर आपने फ्लाइट ली और वो ब्रेक होके जा रही है कि पहले भाई दिल्ली से पहले बैंगलोर जाएगी या चंडीगढ़ जाएगी, फिर जाके आपके डेस्टिनेशन पे आएगी, तो बड़ा कॉम्प्लेक्स जर्नी हो गई वो, है ना, ज़्यादा थकाने वाली जर्नी हो गई, कॉम्प्लेक्स जर्नी हो गई। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बिल्कुल ऐसी होती है, ठीक है। इन केस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन, जो एलिमेंट्री रिएक्शन होती है गुल्डबर्ग और वागे के, गुल्डबर्ग एंड वागे को फॉलो करती हैं, इनको फॉलो करती हैं, यानी कि लॉ ऑफ मास एक्शन को फॉलो करती हैं ये, ठीक है। जो आप रिएक्शन लिखते हो फिर उसके बाद आप इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन आराम से लिख सकते हो। दूसरा, यहां पर जो स्टोकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट होता है, स्टोकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट होता है, कैन बी यूज्ड एज ऑर्डर। हम रिएक्शन में अगर हमें कहीं डेटा वेटा कुछ नहीं दे रखा तो हम स्टोकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट को एज अ ऑर्डर यूज कर लेते हैं इन केस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन। बट कॉम्प्लेक्स में ऐसी कहानी नहीं है, कॉम्प्लेक्स में ऐसी कहानी नहीं है। कॉम्प्लेक्स क्या है? पहली बात, मल्टी स्टेप रिएक्शन है, मल्टी स्टेप रिएक्शन है, वाया इंटरमीडिएट कंप्लीट होगी, वाया इंटरमीडिएट कंप्लीट होगी, ठीक है। तीसरी बात यह है कि यहाँ पे कई स्टेप में रिएक्शन होती है, यानी कि रिएक्शन थ्रू ए सुटेबल मैकेनिज्म कंप्लीट होती है, थ्रू अ सुटेबल मैकेनिज्म ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। क्लियर हो गई बात? थ्रू अ सुटेबल मैकेनिज्म ये रिएक्शन चलती है। यहाँ पर हर एक स्टेप, एवरी स्टेप बिहेव्स एज अ एलिमेंट्री रिएक्शन, एवरी स्टेप, every step act as सिंगल एलिमेंट्री रिएक्शन की तरह बिहेव करेगा। इस रिएक्शन में जो स्टेप होंगे, मान लो 3-4 स्टेप में रिएक्शन हो रही है, तो कोई स्टेप स्लो स्टेप होगा, कोई स्टेप फास्ट स्टेप होगा। जो स्लो स्टेप होगा इसमें, स्लोएस्ट स्टेप विल बी रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, आरडीएस कहते हैं उसको, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। इसी स्टेप से आप क्या निकालते हो? रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हो। रेट ऑफ रिएक्शन अगर निकालना है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, तो जो आरडीएस है, जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, जो स्लोएस्ट स्टेप है, उसको ध्यान में ही रखकर आप क्या निकालोगे? रेट ऑफ रिएक्शन निकालोगे। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। इसका हम एक छोटा सा एग्जाम्पल कर लेते हैं बेटा। जैसे ये है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। पहले मुझे बोर्ड क्लीन करना पड़ेगा। एलिमेंट्री रिएक्शन वाला आपका कंप्लीट हो गया ना, समझ आ गया? मैं इसको हटा देती हूँ और यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स की, एलिमेंट्री की तो मैं आपको यूनिमोलिकुलर और बाईमोलिकुलर के एग्जाम्पल दे चुकी हूँ पहले, और ज़्यादा गंदा हो गया बोर्ड। ओके, क्लीन हो गया अब। तो हमारा है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, इसकी बात करते हैं हम। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि NO2O।
तो ये 2N2O कन्वर्ट इनटू N2 प्लस O2। देखने में हमें क्या लग रहा है, देखने में हमें ये लग रहा है कि ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, N2O टूटा और हमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिल गई, लेकिन ऐसा है नहीं, इट इज ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। आपको दिया होगा, क्वेश्चन में दिया होगा, लिखा होगा कि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। तो डेटा के बेस पे हमें पता चला कि ये कैसी रिएक्शन है, ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। 2 स्टेप में ये रिएक्शन होती है, N2O टूट जाता है N2 में और O में, मतलब पहले जो N2O टूटा है नाइट्रोजन में और एक नेसेंट ऑक्सीजन में, ये टूट गया। अब इस N2O का फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है फर्दर इसके साथ रिएक्ट करेगी और फिर N2 और O2 मिल जाएगा। ये 2 स्टेप में रिएक्शन हो रही है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है। ये जो पहले वाला स्टेप है दैट इज अ स्लोवेस्ट स्टेप और दिस इज अ फास्ट स्टेप। जब हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, सॉरी, जब हमें इस रिएक्शन को हम देख रहे हैं, हमने कहा कि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, इसमें ये वाला जो स्टेप है ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन की तरह बिहेव कर रहा है, ये भी एक एलिमेंट्री रिएक्शन की तरह बिहेव कर रहा है। यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये यूनिमोलिक्यूलर है, यहाँ पे बात करूँ तो ये बाईमोलिक्यूलर है। तो हम नहीं बता सकते ना किसी एक रिएक्शन को देख के। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में मॉलिक्यूलरिटी का कोई सिग्निफिकेंस है ही नहीं, कोई रोल है ही नहीं, क्योंकि हर एक स्टेप की अपनी अलग अलग मॉलिक्यूलरिटी है। क्लियर हो रही है बात, समझ आ रही है। लेकिन ऑर्डर हम वहां पे कैसे निकालेंगे, ऑर्डर तो हम डेटा से ही निकालेंगे, एक्सपेरिमेंट से ही निकालेंगे, समझ आ रही है। थ्योरी तो फेल हो सकती है लेकिन डेटा तो फेल नहीं हो सकता, एक्सपेरिमेंट तो फेल नहीं हो सकता, तो ऑर्डर हम एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे निकालेंगे, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी का यहाँ कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में। और तीसरी चीज, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, स्लोएस्ट स्टेप का रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, रेट ऑफ द रिएक्शन इज दिस, सॉरी, ये पहली जो रिएक्शन है, जो पहला स्टेप है दैट इज अ रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। रेट डिटर्मिनिंग जो स्टेप है हमारा, उसी से हम क्या निकालेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, तो रेट हो जाएगा K/N2O। क्लियर है, दिस इज द मैकेनिज्म, दिस इज द मैकेनिज्म। हमने ये बात की थी कि ये रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू होती है। यहाँ पे सारे जो स्टेप है उन्हें टोटल में हम क्या कहते हैं, मैकेनिज्म कहते हैं। कई स्टेप में रिएक्शन हो रही है, स्लोवेस्ट स्टेप से हम क्या निकालेंगे, रेट निकालेंगे रिएक्शन का। मॉलिक्यूलरिटी का कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, बेटा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, कोई रोल नहीं होता, क्योंकि हर एक स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी अपनी अलग अलग होती है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, कॉम्प्लेक्स समझ में आ गई होगी। दिस इज ऑल अबाउट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जितना आपको के लिए जरूरी है इस क्लास में उतना मैंने आपको समझा दिया। एलिमेंट्री रिएक्शन आप समझ गए। एलिमेंट्री रिएक्शन में अगर डेटा नहीं दे रखा है तो ऑर्डर आप स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को मान सकते हो, मॉलिक्यूलरिटी आप स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को देखकर निकाल सकते हो, रेट आप रिएक्शन का लिख सकते हो। तीनों चीजें आप वहां पर आप रिएक्शन को देखकर निकाल सकते हो। दिस इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, बट इन केस ऑफ मल्टी स्टेप या कॉम्प्लेक्स ऐसा नहीं होता, राइट। चलिए, तो हमने मॉलिक्यूलरिटी की बात कर ली कि 3 से ज्यादा मॉलिक्यूलरिटी हो नहीं सकती चाहे कोई सी भी रिएक्शन हो। लेस देन 3 और इक्वल टू 3 होती है रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी। अब हम वापस से आएंगे अपने टॉपिक पर, यानी कि कौन से टॉपिक पर, हम फिर से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की ही बात करेंगे। भाई हमने मॉलिक्यूलरिटी जब पढ़ी तब भी हमने यही बात की ना, ऑर्डर का तो हमने जिक्र नहीं छेड़ा, मतलब जिक्र नहीं छोड़ा, हम बात करते रहे ना ऑर्डर की, क्योंकि ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब हम ऑर्डर पे वापस से आते हैं और ऑर्डर के बारे में हम ये जानते हैं कि जो ऑर्डर होता है हमारा बेटा वो कैसे डिटरमाइन किया जाता है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है। एक्सपेरिमेंटली हम इसको क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना। गिवन डेटा से हम डिटरमाइन करते हैं, जो डेटा दिया होता है क्वेश्चन में हम उससे डिटरमाइन करते हैं। इनिशियल रेट मेथड होता है एक, हम उससे डिटरमाइन करते हैं। ग्राफिकल मेथड से हम डिटरमाइन करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट को देखकर भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो मैं कुछ एग्जांपल आपके साथ शेयर करूंगी, कुछ डेटा शेयर करूंगी और उससे हम क्या करेंगे, रिएक्शन का ऑर्डर निकालेंगे, ठीक है। फिर हम अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ ऑर्डर पढ़ेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उनकी इंटीग्रेटेड रिएक्शंस को पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले मैं आपके साथ बात करती हूँ, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम और हम देखते हैं कि हमें क्या डेटा गिवन है।
हमें दिया हुआ है एक एग्जाम्पल और हमें इसमें कहा है कि 2a + 3b फॉर्म C, है ना। दो एटम ए के और 3 एटम बी के मिल के क्या बना रहे हैं बेटा, प्रोडक्ट बना रहे हैं। वो क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। और आपको कहा है कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, अगर आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कितना इंक्रीज कर दें, 2 टाइम्स इंक्रीज कर दें, 2 टाइम्स इंक्रीज कर दें, तो रेट बिकम्स 4 टाइम्स। ठीक है, ये हमें एक इसने डेटा दे रखा है। दूसरा डेटा क्या दे रखा है इसने कहा है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अगर हम क्या कर दें, 2 टाइम्स कर दें, 2 टाइम्स इंक्रीज करें, तो जो रेट है वो 8 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। और इतना डेटा देने के बाद इसने रिएक्शन का ऑर्डर पूछा है। आपको क्या बताना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। ठीक है, अब आपने अगर प्रीवियस वीडियो बेटा देखी है, अगर आपने थोड़ा बहुत ऑर्डर के बारे में समझा है, तो वहां हमने क्या कहा था कि ऑर्डर क्या होता है। जब आप रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हो, जब आप RLE लिखते हो किसी भी रिएक्शन के लिए, तो उसमें जो कॉन्सेंट्रेशन की जो पावर होती है उनके सम को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो पहले जो मेरे पास रिएक्शन मुझे गिवन है, इसका मैं रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखूंगी। कैसे लिखूंगी, इसे हम रेट इक्वेशन भी कहते हैं या रेट लॉ एक्सप्रेशन भी कहते हैं। तो रेट क्या होगा, रेट किस चीज पर डिपेंड करेगा, कांस्टेंट के, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है और इसकी कुछ पावर है। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को पावर से कोई लेना देना नहीं है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। ये जो x और y की वैल्यू है ये डेटा पर डिपेंड करती है, हमें निकालनी है डेटा से, एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा बेटा, वो जो रेट लॉ एक्सप्रेशन में कॉन्सेंट्रेशन की जो पावर होती है उनके सम को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो ये ऑर्डर होगा, तो मुझे x और y की वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब मैं इस डेटा से उसे निकालने की कोशिश करूंगी। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए 2 टाइम्स अगर मैं इंक्रीज करूं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अगर पहले मान लो कॉन्सेंट्रेशन ए तो ए ही है। ठीक है, अब क्या कर दिया है, इसको मैं 1 कर देती हूं। अब जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी कर दी गई है, 2 टाइम्स कर दी गई है। तो रेट कितना हो गया है, 4 टाइम्स हो गया है। रेट कितना हो गया है, 4 टाइम्स हो गया है। इसको किसका 4 टाइम्स हो गया, पहले का 4 टाइम्स हो गया है ना। ठीक है, तो क्या आ रहा है यहाँ पे, 4 = 2 की पावर x। तो 2 की पावर 2 = 2 की पावर x। x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। बताओ बेटा, x की वैल्यू समझ में आ गई। अब मुझे एक और डेटा दे रखा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b अगर मैं 2 टाइम्स कर दूं तो रेट 8 टाइम्स हो जाएगा। इसे करके देखते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b अगर मैं, a को नहीं हम चेंज कर रहे हैं, a को नहीं हम चेंज कर रहे हैं अभी, इसने b को इसने कहा है कि मैं 2 टाइम्स कर दूं, तो रेट कितना हो जाएगा, 8 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इनिशियल वाली रिएक्शन को लिखूं तो ये सब तो हट जाएगा ना, ये सब हट जाएगा। 8 = b की पावर 2 की पावर y। तो इसे मैं करूं 2 की पावर 3 = 2 की पावर y। तो y की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे 3 आ रही है। y की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे 3 आ रही है। 2 × 2 × 2 8 होता है ना बेटा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, 8 को 2 × 2 × 2। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। तो ऑर्डर क्या हो गया इस रिएक्शन का, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, 5। अगर कह रहा है रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखो आप ऑर्डर निकालने के बाद, तो रेट ऑफ रिएक्शन = a की पावर 2 b की पावर 3। a के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, रिएक्शन का 2 है। b के रिस्पेक्ट में रिएक्शन का ऑर्डर 3 है और टोटल ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, 5 है। रेट लॉ एक्सप्रेशन ये है। हमने ये सारी चीजें गिवन डेटा से निकाल ली। तो हम इस तरह से इन क्वेश्चंस को करेंगे। अब मैं आपको एक और चीज
अगर मुझे यूनिट दे रखी है तो मैं कैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालूंगी वो भी डिस्कस करते हैं। ये आपको आई होप समझ आ गया होगा, इजी सा है। इसमें बहुत सारे चीजों को वेरी करके आपको पूछ सकता है ना। हमें ये कहा है कि एक पर्टिकुलर रिएक्शन की जो वैल्यू है रेट कांस्टेंट की, मान लो क्वेश्चन इसने कहा A प्लस बी गिव्स सी। इस रिएक्शन में जो रेट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू है 3 इंटू 10 की पावर -3 लीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, नहीं -2 सेकेंड इनवर्स। दिस इज द वैल्यू ऑफ K फॉर दिस रिएक्शन। और कुछ नहीं दिया हमें, बस यही डेटा दिया है और पूछा है व्हाट इज द ऑर्डर, और पूछा है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब आप याद करो, जब मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में कुछ सिखाया था, मैंने कहा था कि अगर आपके पास आपको ऑर्डर पता है तो आप रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट निकाल सकते हो, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट पता है तो ऑर्डर निकाल सकते हो। उसके लिए आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, आपको K के लिए एक यूनिट निकालने का एक फॉर्मूला लिखवाया था। वो क्या था? मोल पर लीटर 1 माइनस n टाइम इनवर्स, ये बताया था आपको। वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बोलो ये बात समझ में आ रही है? अब मुझे यहाँ पर वैल्यू क्या दे रखी है बेटा? मुझे क्या है वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर -3 लीटर स्क्वायर मोल के ऊपर -2। इसका मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं मोल पर लीटर, तो की पावर कितनी दे रखी है? इसने पावर दे रखी है -2, और ये हो गया आपका टाइम की जगह सेकेंड इनवर्स। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, तो 1 माइनस n इज इक्वल टू -2 है, 1 माइनस n इज इक्वल टू -2 है, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू n, और n इज इक्वल टू 3। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ गया? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पर क्या आ गया बेटा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 आ गया। ठीक है, इस तरह से मैं ऑर्डर निकाल सकती हूँ। तो हम रिएक्शन जो आपका कांस्टेंट की जो यूनिट है उससे भी ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो डिफरेंट हमें वहाँ पे क्या देगा? डेटा देगा, और उससे हमसे ऑर्डर पूछेगा। ऐसे रिएक्शन को देखकर ऑर्डर नहीं बताना है आपको, राइट? अभी एक और चीज देखते हैं, एक और मेथड है जिससे हम इनिशियल रेट, चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। इस वाले मेथड को हम इनिशियल रेट मेथड भी कहते हैं, और इससे भी हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं कुछ, और उन एक्सपेरिमेंट में क्या देखा जाता है कि मान लो कोई ए स्पीसीज है, वो बी से रिएक्ट करके सी बना रही है, तो ए की किसी टाइम इंटरवल पर ए की कॉन्सेंट्रेशन कितनी बची, बी की कॉन्सेंट्रेशन कितनी बची, और रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, या सी कितना बना है। इसी तरह डिफरेंट क्या किया, अलग अलग टाइम पर डेटा को इकट्ठा किया गया, और वो डेटा हमें दे दिया, और हमसे अब पूछ लिया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें बताना है। तो बार बार वही आपको मैं एक बात बोलती हूँ कि जब भी हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर तो बिना रेट लॉ एक्सप्रेशन के हम बता ही नहीं सकते, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन तो लिखना ही लिखना है। तो अगर मैं इस रिएक्शन का रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखूँ तो क्या होगा? ए की पावर एक्स, फिर से बोल रही हूँ इस 2 का कोई रोल नहीं है, और बी की पावर वाई। तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। एक्स और वाई का सम क्या होगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। एक्स ए का ऑर्डर है और वाई बी का ऑर्डर है, और हमें ऑर्डर पता चलेगा इस डेटा से। तो अब इसकी हेल्प से हम लिखने की कोशिश करते हैं। अगर मैं कहूं कि अगर मैं पहली रेट निकालूं पहले इक्वेशन का या पहले एक्सपेरिमेंट का, तो इसमें जो ए की कॉन्सेंट्रेशन है वो हमें कितनी दे रखी है? 0.1। बी की कॉन्सेंट्रेशन कितनी दे रखी है? 0.1। ठीक है, ये दे रखी है। और आर की वैल्यू कितनी है? 4 इंटू 10 की पावर -4। ये बात समझ में आ रही है? इस तरह से मैं रेट निकाल सकती हूँ। है ना, 4 इंटू 10 की पावर -4। ये मैंने पहली रिएक्शन का क्या लिखा, इस तरह से मैंने आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख के दिखाया। इसी तरह हम इन सब रिएक्शन का लिख लेंगे। मैं आपको दो चीज यहाँ पर सिखाने वाली हूँ। एक आप स्टार करके देखें
कि आप पहले तो ऐसे ही पता लगा सकते हैं। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, कहीं पे आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ रहा है, आपके पास टाइम लिमिट है और आपको करके नहीं दिखाना क्वेश्चन, तो आप क्वेश्चन को देख कर भी हिसाब लगा सकते हो कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, मतलब ओरली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। पहले मैं ओरली बताती हूँ। देखो, उसमें जब आप कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि एक ही कॉन्सेंट्रेशन, देखो यहाँ पर कांस्टेंट हो रही है 0 से 0.1, यहाँ पे चेंज हुई, यहाँ पर कांस्टेंट है। लेकिन जब ये कांस्टेंट है तो ये 0 से 0.3 चला गया, और रेट ऑफ रिएक्शन जो है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी कि अगर ए की कॉन्सेंट्रेशन हम कांस्टेंट रखें और बी की कॉन्सेंट्रेशन चेंज करें तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब बी की कॉन्सेंट्रेशन का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। भाई ए की तो कांस्टेंट है तो मैं ए का तो बता नहीं सकती फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा, लेकिन मैं बी की चेंज कर रही हूँ और रेट ऑफ रिएक्शन सेम है तो बी की कॉन्सेंट्रेशन का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यानी कि बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर शुड भी 0 होना चाहिए। ठीक है, अब मैं ये देखती हूँ कि अगर ये कांस्टेंट है, देखो ये कांस्टेंट है, सेकंड से थर्ड में गए तो बी कांस्टेंट है, ए क्या हुआ है, ए 0 से 0.1 हुआ है, 0.3 से 0.1 हुआ है, वहीं पे ये देखो ये 1.2 से 4 हो गया। ये बात समझ में आ रही है? ये 0.3 से 0.1 हुआ, ये 1.2 से 4 हुआ। 4 3 क्या होता है, 1.2 होता है। क्लियर हो रही है ये बात? 4 3 क्या होता है, 1.2 होता है। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या आ रहा है भाई, अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूं और इसको इससे डिवाइड करूं, ऑर्डर क्या आ रहा है, ऑर्डर 1 आ रहा है ना, तो ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस तरह से मैं ओरली निकाल सकती हूँ। अब ओरली मैम हमें समझ नहीं आया, कोई बात नहीं बेटा, हम डेटा से निकालते हैं, सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। देखिए, तो अगर मैं, मुझे सबसे पहले लेकिन देखना यही होगा कि अगर मुझे b की वैल्यू निकालनी है, देखो इतना तो आपको समझ में आता है कि अगर मुझे b की वैल्यू निकालनी है, मान लो मुझे y की वैल्यू निकालनी है, तो अगर ये a की पावर x कट जाएगा तो y की वैल्यू निकल जाएगी। इसी तरह अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो y अगर कट जाए, ये वाला जो पोर्शन है ये कैंसल आउट हो जाए, तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं ऐसी रिएक्शन चूज करूंगी कि जिससे कि एक कांस्टेंट हो और दूसरा क्या हो, वेरिएबल हो। तो कैसे करेंगे, जैसे ये पहली इक्वेशन थी, और तीसरी इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो तीसरी इक्वेशन है यहाँ पे कि तीसरी इक्वेशन में ये 0.1 की पावर x हो गया और ये 0.3 के पावर y हो गया। ठीक है, अब अगर मैं इनको सॉल्व करूंगी, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 0.3 की पावर y इज इक्वल टू 0.1 की पावर y, है ना। 0.3 की पावर y इज इक्वल टू 0.1 की पावर y, यानी कि 3 की पावर y इज इक्वल टू 1। यही तो आ रहा है, 3 की पावर y इज इक्वल टू, वही 1 की पावर y हो, 1 की कितनी भी पावर हो वो तो 1 ही रहता है। ठीक है, तो y की पावर y इज इक्वल टू क्या हो गया, y इज इक्वल टू बेटा हो गया 0, y इज इक्वल टू हो गया 0। ठीक है, y की वैल्यू आ गई। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू के लिए मैं क्या करूं, y की वैल्यू जहां पर ये जो b की कॉन्सेंट्रेशन हो वो कांस्टेंट हो रही हो, वो वाला ले लो, सेकंड और थर्ड ले लो, सेकंड और थर्ड ले लो। ठीक है, तो सेकंड के लिए अगर मैं लिखूं तो ये आएगा 1.2 इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल टू के 0.3 की पावर x, 0.3 की पावर y, और ये आ जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल टू के 0.1 की पावर x, 0.3 की पावर y। देखो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये गया और ये हो गया 0.3। ठीक है, तो ये आ गया 0.3/1 इज इक्वल टू 0.3 की पावर x, 0.1 की पावर x। क्या ये बात समझ में आ रही है? यहां तक आपको समझ में आ गया? पॉइंट से तो पॉइंट हट जाएगा, हाँ ये तो हट जाएगा। राइट, अब क्या करेंगे, ये जाएगा इधर, तो मेरे पास यहाँ 0.3 कैसे आया, 1 सेक 0.3 आया था ये, ठीक है।
ये कहीं पे गलती हो गई है शायद। ये बेटा 1.2 है, ये है आपका 8.0, ये है 0.4, ये है 0.4। नहीं 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 नहीं, मैंने क्या गलती करी है मैं बताती हूँ आपको। ये मैंने कैसे कर दिया, ये 10⁻⁻4 था, ये 10⁻⁻4 था, तो ये कैंसिल नहीं हुआ, 10⁻⁻1 नीचे आया, ऊपर गया तो ये 3 हो गया, सॉरी, तो ये आ गया 3⁻x अपॉन 1⁻x, ठीक है। तो ये सीधा सीधा आ गया 3⁻x इज इक्वल टू 3, यानी कि 3⁻1 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू 0 आई है और x की वैल्यू 1 आई है, यही हमारी यहाँ पे आई थी। अब मैं रेट लॉ एक्सप्रेशन दोबारा से लिखूं तो k a की पावर हो गई, x की वैल्यू 1 आई थी, और b की पावर हो गई बेटा 0, तो रेट क्या हो गया, ये हो गया रेट लॉ एक्सप्रेशन, ये है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, बी की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करेगा रेट कांस्टेंट। समझ आ गई बात। इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल दिया। इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, इस रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर हो गया बेटा 1, ओवरऑल ऑर्डर हो गया 1, ए के रिस्पेक्ट में हो गया 1, बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर है 0, ओवरऑल ऑर्डर है 1, बी की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा। इस तरह से हम निकाल सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और इस मेथड को कहते हैं इनिशियल रेट मेथड। इसके 3-4 क्वेश्चन एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज में दे रखे हैं, आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए इस मेथड का, और बोर्ड के एग्जाम में तो ये जरूर आता है। बोर्ड के एग्जाम क्या कंपटीशन में आता है, वहां पर आप डायरेक्ट तरीके से निकालेंगे, टाइम नहीं खराब करेंगे, लेकिन बोर्ड में आपको सारा सॉल्व करके दिखाना होता है, स्टेप बाय स्टेप दिखाना होता है, इसीलिए मैंने आपको ये स्टेप्स में करके दिखाया है, इक्वेशंस बना के। देखो मैंने यहाँ पर 1 और 2 लिखा, यहाँ पर इक्वेशन का नंबर नहीं लिखा, प्रॉपर इक्वेशन का नंबर लिखेंगे इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2, और तभी हर एक स्टेप के नंबर आपको बोर्ड में मिलते हैं, राइट। तो ये हमने बात की कि कैसे हम डेटा से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए जो रिएक्शन होती है, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है बेटा, हर एक रिएक्शन के लिए अलग अलग इंटीग्रेटेड इक्वेशन यूज करी जाती है। जैसे जीरो ऑर्डर के लिए एक अलग मेथड है के को निकालने का, जिसे हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ कहते हैं, उससे हम के निकालते हैं। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम के अलग तरीके से निकालते हैं, उसकी वैल्यू अलग आती है, सेकंड ऑर्डर के लिए अलग आती है। तो इनकी जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट अपनी वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन इस तरह के जितने भी दिए हुए हैं वो सारे करने की कोशिश करें, और अगर कोई भी डाउट है बेटा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। तब तक ऐसे ही पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।